नमस्कार, आइए इस वीडियो में देखते हैं भारत की जलवायु के संबंध में जो रोचक तथ्य हैं उनके बारे में। ये केवल आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको बताया जाएगा। अलग से भारत की जलवायु के संदर्भ में एक विशेष वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको हम बताएंगे डिटेल में। इसमें केवल जान लेते हैं सतही जानकारी के बारे में, वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए या बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए। तो जलवायु क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसका जो औसत होता है वो उस स्थान का जो है जलवायु कहलाता है। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो कई बार पूछा जाता है कि भारत की जलवायु कैसी है, एसएससी परीक्षा हो गया, बोर्ड परीक्षा, कहीं भी है, कोई भी परीक्षा हो, पूछ लेते हैं कि भाई भारत की जलवायु कैसी है। तो जो आपने यहाँ पे ये देखा होगा कि भारत में लंबे समय तक के जो मौसम की स्थिति होती है, तो लंबा समय कितना लंबा समय, तो ये लंबा समय जो औसतन लिया जाता है वो है 32 वर्ष तक। तो 32 वर्ष तक की जो मौसम की जो दशाएं हैं उनका एक और जो एवरेज है उसको मिला के क्या जलवायु का निर्धारण किया जाता है। अब मौसम क्या होता है, किसी स्थान विशेष पर छोटे समय की जैसे एक दिन या एक सप्ताह की जो वायुमंडलीय दशाओं का जो औसत होता है उनको क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 में प्रारंभ की गई और इसका जो मुख्यालय था वो शिमला में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं। तो भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा जो और कारक प्रभावित करते हैं वो दो प्रमुख कारक हैं। पहला है उत्तर में हिमालय की स्थिति, तो इसकी स्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली जो शीतल हवाएं हैं भारत में नहीं आ पाती हैं। दूसरी जो प्रमुख है वो है दक्षिण में हिंद महासागर की उपस्थिति। तो इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा के समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। तो मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न चार प्रकार की ऋतु चक्र पाए जाते हैं। तो चार प्रकार के जो ऋतु चक्र पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। पहला है शीत ऋतु जो कि 15 दिसंबर से 15 मार्च तक है। उसी तरह से ग्रीष्म ऋतु जो कि 16 मार्च से लेकर 15 जून तक। जो वर्षा ऋतु है वो 16 जून से लेकर के 15 सितंबर तक। और जो शरद ऋतु है वो 16 सितंबर से लेकर 14 दिसंबर तक। ठीक है, तो इन चारों ऋतुओं को आपको याद कर लेना है कि ये चारों ऋतुएं हैं और किस कारण से ये चारों ऋतुएं भारत में पाई जाती हैं। अब अगला देख लेते हैं कि ये जो तिथियां हैं एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती हैं। मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला बदलाव या उनमें जो विलंब होता है इनको प्रभावित करता है, इन ऋतुओं को प्रभावित कर देता है। तो उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। आप देखते होंगे कि शीत ऋतु में एकदम से पानी हो गया, तो पानी गिरा तो क्या हुआ, उसका जो कारण है वो है पश्चिमी विक्षोभ का भारत में प्रवेश करना या जेट स्ट्रीम का जो है बहाव। तो राजस्थान में इस वर्षा को क्या कहा जाता है, मावठ कहा जाता है। ये कई बार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षाएं उनमें पूछा जाता है कि जो राजस्थान में वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं मावठ। तो जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर, जिसे कोरोमंडल तट भी कहा जाता है, वर्षा लौटते हुए मानसून द्वारा या उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा होती है। तो सब प्रश्न यहाँ पे बनता है कि जो तमिलनाडु का जो तट है उसे क्या कहा जाता है, पहले कोरोमंडल तट। और जो यहाँ पे वर्षा होती है किस महीने में होती है, तो जनवरी फरवरी में होती है। किस मानसून के तहत होती है, वो है उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून के तहत। तो एक ही लाइन से आप देखिए कितने प्रश्न बन सकते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें। तो ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिमी बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं जिससे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नार्वेस्टर, बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। इन्हें ही कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम एवं काफी वर्षा कहा जाता है क्योंकि जो कॉफी की कृषि के लिए काफी लाभदायक होते हैं। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत में मुख्यतः केरल में आम्र वर्षा या मैंगो शॉवर कहा जाता है। तो उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं उनको लू कहा जाता है। आप सुनते नहीं होंगे भाई लू चल रही है, तो लू जो है क्या है, गर्म और शुष्क हवाएं होती है, मतलब उसमें आर्द्रता की कमी होती है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में उत्तरी पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उच्च उष्ण दाब जो है का क्षेत्र बन जाता है जिससे मानसून गर्त कहा जाता है। इसी समय उत्तर अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण जो मेखला है NITC नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो पेटी है वो उत्तर की ओर खिसकने लगती है जिससे कारण उत्तरी विषुवत रेखीय पछुआ पवन
एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी वाणिज्यिक जो पवन होते हैं, ट्रेड विंड्स होती हैं, वो विषुवत रेखा को पार करके फेरल के नियमानुसार क्या करती हैं, अनुसरण करते हुए भारत में प्रवेश करती हैं, जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। तो भारत में जो अधिकांश वर्षा है वो मुख्यतः मानसून ऋतु में ही होती है। लगभग 80% वर्षा मानसून से होती है। तो भारत में की जो है प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिणी पश्चिम के मानसून दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक शाखा हो जाती है अरब सागर की शाखा, दूसरी हो जाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो अरब सागर की शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पे टकराता है, तो राज्य आपको याद रखना है, किस स्थान पे टकराता है वो याद रखना है। तो सबसे पहले आके कन्याकुमारी में टकराता है, ठीक है। अब कौन सा राज्य सबसे पहले है, तो वो कौन सा है, केरल है, मतलब कन्याकुमारी केरल बॉर्डर पे रहता है। तो यहाँ पे जून का जो पहला सप्ताह होता है वहां पे जो है मानसून आ जाता है। यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करता है। इसे मानसून प्रस्फोट या मानसून बर्स्ट कहा जाता है, ठीक है। तो मानसून प्रस्फोट का मतलब क्या है, आया पहाड़ियों से टकराया पश्चिमी घाट की और खूब ज्यादा वर्षा किया, ठीक है। तो गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं जो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा का पार्ट होती हैं, अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण यहाँ पर स्थित एक मासिन राम स्थान है। अब याद रखिएगा, मासिन राम मेघालय में विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, जहां पर 1141 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। तो मानसून की जो अरब सागर की शाखा की तुलना में जो है, जो मानसून की अरब सागर की जो शाखा है तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 95% भाग जो है अरब सागर से एवं 35% भाग जो है बंगाल की खाड़ी से आता है। तो ये आपको याद रखना है एक फैक्ट। अरब सागरी मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र में आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होते हुए सीधे हिमालय पर्वत से जा टकराती है और वहां पर धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा करती है। राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का जो अभाव पाया जाता है, क्योंकि अरावली जो पहाड़ियां हैं वो इन हवाओं के समानांतर पड़ती, ठीक है। तो आपको बताते चले कि जो मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का जो वितरण है उसको देख लेते हैं। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है जो कि भारत में वर्षा ऋतु में होता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो समयावधि है वो जून से सितंबर है और भारत को इससे जो वर्षा प्राप्त होती है वो 73.7% वर्षा प्राप्त होती है। इसी तरह से जो लौटते हुए मानसून है, परवर्ती जो मानसून है वो जो है अक्टूबर से दिसंबर तक जो वर्षा होती है इसके अंतर्गत आते हैं और 13.3% वर्षा प्राप्त करते हैं। तो दक्षिणी पूर्वी मानसून पश्चिमी मानसून से वर्षा जो प्राप्त होती है वो 73.7% और जो लौटते हुए मानसून या परिवर्ती मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून से जो आती है जो वर्षा होती है वो होती है अक्टूबर से दिसंबर में 13.3% वर्षा। इसी तरह से जो पूर्व मानसून काल होता है, मतलब कि मानसून आने वाला है, वर्षा ऋतु आने वाली, उसके पहले आंधी बौछार के साथ जो वर्षा होती है मार्च से लेकर मई तक, तो उसमें 10% वर्षा होती है। इसी तरह से शीत ऋतु में जो है उत्तरी पश्चिमी मानसून के तहत जो वर्षा होती है वो जनवरी फरवरी में होती है, उसमें जो है 2.5% होता है। तो कई बार क्रम पूछ लिया जाता है कि भाई आप जो है बताइए कि वार्षिक वर्षा का जो वितरण है उनमें कौन सा कितना प्रतिशत वर्षा करता है, या इनका एक जो है बढ़ते क्रम में लगाइए घटते क्रम में लगाइए, ठीक है। तो अब आपको बताते चले कि तमिलनाडु जो है पश्चिमी घाट के पश्चिमी पर्वत के वृष्ट छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा कम वर्षा हो पाती है। तमिलनाडु में शरतकालीन जो वर्षा है वो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण कोरोमंडल तट पे होती है, इसको मैं आपको बता चुका हूँ। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल जो है कहा जाता है, रिट्रीटिंग मानसून सीजन कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो क्या कहते हैं हवाएं होती हैं, जो शाखाएं हैं उनसे जो पानी आता है वो क्या होता है, देख लेते हैं कि सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है इस मौसम में, मतलब शीत ऋतु में क्या होता है इस तरह की उत्पत्ति होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की, और इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफी क्षति पहुंचती है। तो प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक जो वर्षा है वो तमिलनाडु में होती है। तो लौटते हुए मानसून सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु में होती है। अब एक और रोचक तथ्य देख लेते हैं, आपने नाम सुना होगा एल नीनो का, एल नीनो तो हर कोई सुना हुआ है। तो एल नीनो की वजह से भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है या उससे संबंधित क्या तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एल नीनो है क्या। तो एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो कि हर 5 साल या 10 साल पर बाद प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ एवं मौसम की चरम अवस्थाएं पाई जाती है। तो पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट
उष्ण मतलब गर्म समुद्री धारा के रूप में प्रकट होती है एल नीनो, और इससे भारत सहित अनेक स्थानों पर मौसम प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? तो एल नीनो क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि जो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का एकमात्र विस्तार ही है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन जो जलधारा है अथवा जो हम्बोल्ट जलधारा के नाम से जानी जाती है को प्रतिविस्थापित हो जाती है, मतलब उसको विस्थापित कर देती है। यह धारा जो है पेरू तट का जो है तापमान 10 डिग्री तक बढ़ा देती है। इसके क्या परिणाम होते हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो इसके परिणाम क्या होता है कि भूमध्य जो रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण है उसमें जो है डिस्टर्बेंस आ जाता है। क्या होता है? वो जो एक नियमित क्रम में चलता है उसमें बदलाव हो जाता है। दूसरा है समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता आ जाती है, मतलब वो ट्रांसपिरेशन में जो है इरेगुलरिटी आ जाती है। प्लवक की मात्रा में कमी हो जाती है जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। और भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का डेटा होना या एल नीनो के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है बालक ईसा, क्योंकि यह धारा जो है दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है और पेरू जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है दिसंबर महीने जो है उसमें गर्मी का महीना होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है भाई, जब ये एल नीनो आता है तो जो भारत का दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो कमजोर पड़ जाता है और वर्षा कम होती है। तो उम्मीद है कि आपने बहुत से रोचक तथ्य जाने होंगे। एक वन लाइनर जो आंसर लिखने होते हैं उनके लिए, बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, तो इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे जो है भारत की मिट्टियों के बारे में। तो अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसी तरह के शिक्षा जगत की वीडियोज के लिए जुड़े रहें। अपने दोस्तों को शेयर करें, हो सकता है ये वीडियोज उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। धन्यवाद।